नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नए साल के पहले दिन बगहा में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां गंडक की धार में एक बड़ी नाव फंस गई। हालांकि जहां पर नाव फंसी है वहां पानी कम है और इसीलिए बड़ा हादसा टल गया है। स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग दियारा के इलाके में गए हुए थे और लौटने के दौरान नाव गंडक में फंस जाती है। प्रशासन की तरफ से नाव के परिचालन को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन लोग इसका पालन करने को तैयार नजर नहीं आते हैं। इस वक्त तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर ये नाव फंसी हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि जगह जहां पर नाव फंसी है वहां पानी कम है और इसीलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिलहाल इन सभी लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चलाए जा रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने दियारा गए लोगों को नाव लेकर आ रही थी और नाव बीच नदी में ही फंस गई है और वो लोगों को स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है और रेस्क्यू चलाकर लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश चल रही है। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एक बड़ी नाव थी और उस पर बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग उस पर सवार थे और उस दियारा के इलाके में वो पिकनिक मनाने गए थे और पिकनिक मनाकर जैसे ही लौट रहे थे बीच रेत पर भी वो नाव फंस गई थी और स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है और छोटी नाव को भेजकर आप देख सकते हैं किस तरह लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश चल रही है। तो बगहा में एक बड़ा नाव हादसा टला है और सभी लोग को सुरक्षित बताए गए हैं और देख सकते हैं कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है। जो लोग नाव में फंसे हुए थे उनको स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित निकाला जा रहा है और फिलहाल किसी के भी खतरे की आशंका नहीं है और फिलहाल सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, गंडक नदी की बीच धारा में एक नाव फंसती है, उस पर सैकड़ों लोग सवार हैं और उसको धीरे धीरे लोगों को रेस्क्यू करके निकालने की कोशिश चल रही है। कहाँ गए थे बाबू आप लोग? क्या कहाँ गए थे? वो पिकनिक मनाने। पिकनिक में कितने लोग थे? करीबन 100 लोग थे। 100 लोग थे। हाँ। तो कैसे क्या हो गया? कैसे क्या हुआ? अब नए से आए हैं, सब निमन हो गया। पूरा लोग फंस गए अभी। क्या हुआ था? 200 लोग क्या हुआ था? फंस गए। तो आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति बनी हुई है। अभी फिलहाल अभी भी अफरा तफरी का माहौल है और क्योंकि जिस जगह पे नाव फंसी है वहाँ पानी का स्तर बिल्कुल कम है, तो प्रशासन को अभी तक सूचना नहीं है। हालांकि स्थानीय स्तर पर लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटे हैं। मुन्ना राज, न्यूज 18 बगहा। और हमारे संवाददाता मुन्ना राज इस वक्त बगहा से हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। मुन्ना राज, कितने लोग इस नाव पर सवार हैं और कितने लोगों को सुरक्षित बाहर तक लाया जा सका है अब तक? जी विवाह, अभी तक का अपडेट है कि जितने लोग नाव पर सवार थे करीब सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और जिला प्रशासन की टीम भी वहां पहुंच गई है। लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस की टीम तब पहुंचती है जब स्थानीय स्तर पर करीब 1.5 से 2 घंटे तक स्थानीय लोग रेस्क्यू चलाकर लोगों को सुरक्षित बचा लेते हैं। तो सबसे सकून भरी खबर अभी आ रही है कि फिलहाल सभी लोग को सुरक्षित वहां से बचा लिया गया है और उस नाव को भी सुरक्षित नदी के गोरियापट्टी घाट मुन्ना राज, चूंकि प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी किए गए थे कि गंडक में नाव का परिचालन नहीं होना चाहिए, एहतियात के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया था, निगरानी रखने की बात कही जा रही थी, तो क्या इसकी अनदेखी लोग कर रहे थे या प्रशासनिक स्तर पर भी चूक नजर आती है? निश्चित तौर पर प्रशासन की एक बड़ी चूक है, क्योंकि बगहा शहर से और नगर थाना क्षेत्र से करीब 1 किलोमीटर का फासला है गोरियापट्टी घाट का और बगहा शहर का रिहायशी इलाका माना जाता है गोरियापट्टी घाट। और वो शहर के रिहायशी इलाके में थाना से करीब 1 किलोमीटर दूर लगातार अवैध रूप से लोग जाते रहे और प्रशासन के रोक टोक का आदेश की अनदेखी कर लोग उस पर जाते रहे और प्रशासन का कोई भी एक सिपाही तक नहीं पहुंचा लोगों को रोकने के लिए। तो निश्चित तौर पर प्रशासन के सरकार के स्तर पर और एसपी और डीएम के स्तर पर जो आदेश जारी किए गए थे उसका अनुपालन स्थानीय स्तर पर नहीं किया गया, जिससे अब बड़ा हादसा टल गया है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगा होगा, जब नाव फंसी है और सभी लोग को सुरक्षित गोरियापट्टी घाट तक निकाला गया है, इस बीच स्थानीय थाना से लेकर जिला प्रशासन का कोई भी एक अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है और करीब 2 घंटे तक स्थानीय लोगों ने अपनी काबिलियत
एसओएस के दौर पर और छोटी छोटी नावों के सहारे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्नाराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो कम पानी होने की वजह से नाव रुक जाती है, फंस जाती है। बाल बाल जो तमाम लोग उस नाव पर सवार थे, तकरीबन बताया जा रहा है कि 200 के आसपास लोग सवार थे। और अंदाजा लगाइए कि चूंकि पानी कम था इसलिए राहत की बात थी, क्योंकि 1.5 घंटे तक प्रशासनिक टीम के अधिकारी नहीं पहुंचे, कोई यहां पर संज्ञान लेने के लिए नहीं पहुंचा। स्थानीय स्तर पर ही लोगों की तरफ से छोटी नाव का इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सहरसा में नए साल के पहले दिन अपराधियों ने मर्डर कर दहशत फैला दी। भीड़भाड़ वाले इलाके बैजनाथपुर में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाई है। मृतक का नाम अमित कुमार बताया जा रहा है। हत्या क्यों की गई इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। मर्डर से नाराज लोगों ने हालांकि सड़क जाम कर हंगामा जरूर किया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस के दावों पर लोग सवाल उठा रहे हैं। नए साल को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दावा किया, लेकिन इसका कोई असर यहां होता नजर नहीं आया। अपराधी बेखौफ बीच बाजार युवक की हत्या कर देते हैं और यहां से फरार हो जाते हैं। ये वो फुटेज है जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हो और आवाज गोली के चलने की आपको सुनाई भी दे रही होगी। बीच सड़क पर देखिए आवाजाही हो रही है, कई गाड़ियां आ जा रही हैं, लोगों की आवाजाही की तस्वीरें भी सामने हैं। और इसी दौरान इस युवक को गोली मारी जाती है जिसमें इसकी मौत हो गई, जिसे लेकर लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सुरक्षा के पुख्ता दावा जो प्रशासन की तरफ से किए जा रहे थे वो दावे हवाई साबित होते नजर आए। हालांकि ताबड़तोड़ गोली चलने की वजह से लोगों के बीच दहशत जरूर देखने को मिली। नाराज लोगों ने इसे लेकर सड़क को जाम कर दिया और बीच सड़क पर अपराधियों की तरफ से फायरिंग की जाती है और कैसे दहशत फैलाने की कोशिश की गई। और इस वक्त हमारे सहयोगी कुमार अनुभव ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहरसा से जुड़ चुके हैं। कुमार अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे हत्याकांड के पीछे की वजह क्या सामने आ पाई है? जी मैं बता दूं कि ये जो घटना है जो आज के दिन हुई है, उसके बाद जो घटना घटी है उसके बाद जो है परिजन जो कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मामला है पुलिस में सवाल उठ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है लोगों के परिजन के द्वारा और वहाँ का स्थानीय लोगों के द्वारा जो है सड़क जाम किया गया। 1 घंटे तक जो है 1.5 घंटे तक सड़क जाम किया गया, लेकिन अभी तक जो मामला सामने आया है लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि घटना क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अनुभव इस जानकारी के लिए। नए साल के दस्तक के साथ ही बिहार में चुनावी रंजिश में खूनी खेल की शुरुआत हो चुकी है। समस्तीपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई जिसमें 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मामला नगर निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ बताया जाता है। तो वहीं पर सीतामढ़ी में एक युवक की सिर्फ इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने एक वार्ड पार्षद के समर्थन में वोट नहीं डाला था। लेकिन देखिए लोकतंत्र के रक्त चरित्र से जुड़ी ये रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड में दे दनादन, लोगों के बीच जमकर हो रही मारपीट और कुहासे के बीच अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें समस्तीपुर के सदर अनुमंडल के वार्ड नंबर 42 की है, जहां नगर निकाय चुनाव के बाद रहीमपुर रुदौली में विजय जुलूस रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
दरअसल नगर निगम वार्ड संख्या 42 से फिरदौसी खातून वार्ड पार्षद चुनी गई थी और उनके समर्थक विजय जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन हारने वाले प्रत्याशी नौसवा प्रवीण के समर्थकों की ओर से उस एरिया से गुजरने का विरोध किया गया और फिर कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते नजारा पत्थरबाजी में तब्दील हो गया, लोगों के सिर भी फट गए। बहुत इतना पत्थर गिरा, हम मस्जिद के पास थे, जो हमको यहाँ पर चोट लग गया है। किसके द्वारा? ये अजीम साहब के इधर से पथरा हुआ है। हम लोग जो जुलूस निकल रहा था, सरफराज के इधर से जुलूस निकल रहा था। घर में हम बाहर खड़े हुए थे इंतजार में सबके, पूरा भीड़ बन के आया। हम लोग अंदर भागे, वो लोग अंदर 4-5 घुस के और हम लोग माला लिए हुई थी कि पहनाएंगे से मेरे सर पे मारा। हम लोग के साथ जबरदस्ती करने का भी कोशिश कर रहा था। तब लास्ट में हम लोग सब मिलके जब रूम में बंद हुए तब हम लोग बचे नहीं, तो हम लोगों ने नहीं छोड़ा। हम लोग जश्न मना रहे थे जीत का, तो उस दिन ये लोग हारे हुए थे, तो आके पथराव किए। हम लोग नहीं मिले तो हमारे घर में घुस के हमारी बहन को, बेटी को गाली दिए, उसको मारे, सर फोड़ दिए। ठीक है, घर पे ईंटा मार रहे थे। जो हम लोग का वहाँ पे घर है, 2-3 घर। कौन थे हमला करने वाले? नौसवा परवीन के भतीजे थे, बेटे थे, उन्हीं के पूरे टोटल थे। चुनाव के नतीजे 30 दिसंबर को आए और नए साल की शुरुआत में ही चुनावी रंजिश ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। एक गुट की ओर से पत्थरबाजी तो की ही गई, लाठी डंडे से पीटा भी गया। घर में घुसकर महिलाओं तक को पीटा गया। लोगों का आरोप ये भी है कि पिस्टल के बट से भी हमला किया गया। फिलहाल जख्मी 10 से ज्यादा लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। अब ये तस्वीर सीतामढ़ी की है, जहां चुनावी रंजिश में शनिवार को एक युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। वार्ड पार्षद प्रत्याशी के बेटे पर एक युवक की हत्या का आरोप लगा है। आरोप है कि मृतक ने चुनाव के दौरान वार्ड पार्षद प्रत्याशी का समर्थन नहीं किया था, जिसे गोली मारकर मौत की नींद सुला दी गई। लोगों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मामला एक अपराधी घटना हुई, जिसमें एक कैरवा गाँव के एक ग्रामीण है, उनका हत्या कर दिया गया था। रात में कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 2 लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी वारदातों ने लोकतंत्र के पर्व को कलंकित कर दिया है। एक बार फिर ये जगजाहिर हो गया कि चुनावी रंजिश खूनी संघर्ष में तब्दील होते देर नहीं लगती, क्योंकि इससे पहले भी पंचायत चुनाव के दौरान भी झड़प की कई हिंसक तस्वीरें आ चुकी हैं। जीते हुए मुखिया प्रत्याशी तक की हत्या कर दी जा चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन और समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। वैशाली के देशरी थाना क्षेत्र के मुरव्वतपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में 2 युवकों के बीच विवाद होता है। विवाद इतना गहराया कि इस विवाद में 18 साल के एक युवक की जान चली गई। प्यार और मोहब्बत को इस विवाद का जड़ माना जा रहा है। शुक्रवार की देर शाम मुरव्वतपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में 2 युवकों के बीच कहासुनी हुई थी, लेकिन ये कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो जाती है। आरोप यह है कि परवेज और मुन्ना नाम के 2 युवकों ने मिलकर शंकर राम और उसके किशन राम भाई पर हमला कर दिया। चाकू और ईंट से हमले किए जाते हैं और इसी हमले में दोनों भाई बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया था। पीएमसीएच में ही इलाज के दौरान किशन की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी नामजद अब भी फरार हैं। गांव के ही शकिंदर राम के जो पुत्र किशन और शंकर राम थे, तो किशन जो है वो महनार के कॉलेज के स्नातक का प्रथम खंड का छात्र था और गांव किसी लड़की को लेकर किशन और सोनू, जो उस गांव का परवेज उर्फ सोनू लड़के का नाम है, उसके साथ विवाद होता है। शुक्रवार की देर शाम अंबेडकर चौक से ये विवाद शुरू हुआ और उसके बाद हाथापाई शुरू हुई, जो सीधा हाथापाई होते होते दोनों का घर जो है वो आसपास ही है, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जिसके बाद परवेज उर्फ सोनू ने ईंट से जो है वो किशन पे प्रहार कर देता है, जिसे बचाने के लिए जब उसके बड़े भाई शंकर आते हैं तो फिर सोनू के तरफ से मुन्ना खान, जो बेगूसराय के रहने वाले हैं, वो पहुंच जाता है और सोनू के तरफ से मारपीट में शामिल हो जाता है और शंकर पर चाकू से हमला कर देते हैं। इस दौरान क्या है, शंकर और किशन दोनों भाई जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों को पीएमसीएच में रेफर कर दिया जाता है इलाज के लिए। इस दौरान
किशन की इलाज के दौरान मौत हो जाती है, जबकि शंकर का इलाज जो है वो अभी भी अस्पताल में चल रहा है। जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बहरहाल गांव में जो तनाव का जो माहौल था उसको देखते हुए प्रशासन के तरफ से भारी संख्या में पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है। फिलहाल जो है स्थिति सामान्य है और परिजन जो है वो अब न्याय की आस लगा रहे हैं कि प्रशासन कब जो आरोपी की गिरफ्तारी होनी बाकी है, और उसके साथ परिजनों ने जो 2-3 नाम और पुलिस को दिए हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए जो है पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन परिजनों में कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, वैशाली। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन बिहार में बदले समीकरण के बीच नए साल में भी नेताओं के पाला बदल के दावे पर सियासत खूब जारी है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया कि जेडीयू के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और जल्द ही वे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को विपक्ष का पीएम पद का उम्मीदवार मान लिया है, जिसे लेकर जेडीयू के कई सांसद अब अपने करियर को लेकर ही सशंकित हो गए। तारकिशोर प्रसाद के इस बयान पर महागठबंधन के नेताओं ने एक सुर में निशाना साधा और कहा कि तारकिशोर प्रसाद दिवा स्वप्न देख रहे हैं। पहले वे अपनी ही पार्टी को बचा लें, बाकी बहुत कुछ बाकी है। सवाल है, क्या भाजपा के संपर्क में जदयू के सांसद और विधायक है? क्या 2024 में जदयू के सांसद और विधायक भाजपा का दामन थामेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर अभी सामने में अभी 2024 का संसदीय चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड के कई सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जिस नाव पर चढ़े हैं वो नाव डूबना है, वो नाव का किनारा नहीं लगना है। लोग स्वागत के लिए तैयार है? नहीं, देखिए वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति है मैंने उसकी उन बातों की चर्चा की है। बेचारे तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनने दिया, तो अब सुशील मोदी जी हों, विजय सिन्हा जी हों, तारकिशोर बाबू हों, हर कोई इसी प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है कितना खिलाफ बोले नीतीश कुमार जी के, ताकि कुछ पॉलिटिकल टीआरपी मिल सके। हमारी पार्टी हमारे कुनबे की चिंता करने से बेहतर है अपनी पार्टी के विषय में सोचिए। 2022 में सरकार से बीजेपी बाहर हुई, अब बीजेपी के आधे से अधिक विधायक बीजेपी छोड़ेंगे। अभी तो एक नेता राजीव रंजन जी उपाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी है, अभी तो शुरुआत हुई है। 2023 में तो बीजेपी का ताश की पत्ते की तरफ बिखरना तय है। भविष्य देखते हुए भाजपा का एक बहुत बड़ा धड़ा महागठबंधन के विभिन्न दलों के साथ संपर्क में है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बड़े नेता भी जानते हैं। इसीलिए अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी तक रोके रखने के लिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। नए साल के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने वालों का तांता लगा रहा। सांसद, मंत्री, विधायक से लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ता और राज्य सरकार के आला अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। कोई फूलों के गुलदस्ते को लेकर पहुंचा, तो कोई गुलाब का फूल लेकर, तो कोई मुख्यमंत्री के लिए खास तौर पर कविता तैयार कर उनसे मिलने और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचा हुआ था। सीएम से मिलने वालों में कई ने कहा कि वे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। नए साल के मौके पर आज सीएम आवास पर काफी संख्या में जदयू और आरजेडी के वर्कर्स पहुंचे हैं। इसके अलावा कई लीडर्स हैं वो पहुंचे हैं, कई अधिकारी पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे। एक लंबी लाइन है, आप तस्वीरों में देखिए, एक लंबी लाइन। ये वर्कर्स हैं जो अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहते हैं। कई लोग बुके लिए हुए हैं, कई लोग गुलाब का फूल लिए हुए हैं और इसी तरीके से अपनी जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त करना चाहते हैं। और इनसे बात करते हैं, कहाँ से आए हैं? बेगूसराय। बुके लेकर आए हैं कुछ? जी हाँ, खास नया साल मुख्यमंत्री जी को अथी कर रहे हैं, हम लोग जो प्रधानमंत्री कब बने इसके अथी में। हाँ, तो ये पहली बार आए हैं? इसके पहले भी आप आए हैं? हम लोग बराबर आते हैं। मतलब जी, पार्टी के मौके पर नया साल के मौके पर आते हैं। पार्टी उत्कंठा है? जी नहीं, नया साल का मुबारकबाद हमेशा देते हैं हम लोग। क्या लाए मुख्यमंत्री जी? गुलाब का फूल है। कहाँ से लिए गुलाब का फूल? बगल से। बगल से लिए, यहीं पर खरीदे? कितने में दिया? 30 रुपया। 30 रुपए में दिया। क्या मैसेज देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को नए साल? हम लोग उनका पुराना साथी कार्यकर्ता है, तो हम लोग उनको भाई बधाई देने आए हैं नए साल का, और हम चाह रहे हैं कि
प्रधानमंत्री बने। क्या नाम है? बद्री भगत नाम। आप कहाँ से आए? हम रोहतास से हैं, वीरेंद्र प्रसाद। आप अपने साथ? हम लोग बस साथ हैं, नेताजी के साथ है। और हम लोग नए वर्ष पर चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई शुभकामनाएं दें, स्वस्थ रहें और प्रधानमंत्री बने हमारे देश के, यही शुभकामना हम लोग देंगे। वीरेंद्र प्रसाद। तो बिल्कुल ये वैसे लोग हैं जो बुके लेकर, फूल लेकर, गुलाब का फूल आपने देखा 30 रुपए में इन्होंने खरीदा, और कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर उपहार के तौर पे जो शब्द है उसके साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। आप क्या लेकर आए हैं? हम कविता लेकर आए हैं, हम कवि हैं। कविता लेकर? हाँ, तो कविता देंगे आप? जी हाँ जी। क्या कविता लाए? कि अभिनंदन हर क्षण करे, कृपा करे जगदीश, हो हितकारी मंगलकारी 2023, कर जोड़ के विनय करूं है ईश्वरिया का, राजनीति में आपका फहरे खूब पता का, पद प्रतिष्ठा खूब बढ़े, मिले प्यार उपहार, स्वस्थ रहे दीर्घायु है नीतीश कुमार। किस पार्टी के वर्कर? राग रंग में सजे सुंदर सस्वर लय हो, नया साल शुभ मंगलमय। हम कवि हैं, किसी पार्टी के, हम सब पार्टी के हैं, हम कवि हैं। खादी का कुर्ता? हाँ, तो ये तो है, ये तो कवि गायक गीतकार कोई भी लिबास पहन सकता है। तेंद्रनाथ सिंह दूरदर्शी जी हैं, तो कोई फूलों से, कोई गुलदस्ते से, तो कोई अपने शब्दों से मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दे रहा है। और लेकिन सबकी मंशा एक ही है, सबका उद्देश्य एक ही है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार यूं ही 2023 में भी राज्य की जनता की सेवा करते रहें। कैमरा पर्सन मनी जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो नए साल के खास मौके पर आज सीएम हाउस भी कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ से गुलजार रहा। सीएम नीतीश कुमार को नए साल की शुभकामना देने राज्य भर से कार्यकर्ता उनके आवास पर पहुंचे हुए थे, जिनसे सीएम नीतीश ने बारी बारी से मुलाकात की। शुभकामनाएं देने आई महिला कार्यकर्ताओं की संख्या भी अच्छी खासी थी, जो बुके और गुलाब का फूल भेंट कर सीएम को शुभकामनाएं देती नजर आई और मुलाकात के बाद खुशी खुशी बाहर निकली। सीएम आवास पर महिला कार्यकर्ताओं से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। नए साल के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने तकरीबन 3 घंटे तक अपने कार्यकर्ताओं के साथ बारी बारी से मुलाकात की और शुभकामनाएं दी। कई ऐसी महिला कार्यकर्ता हैं जो मुलाकात करने के बाद बाहर निकली हैं, सीएम नीतीश कुमार को बुके देकर शुभकामनाएं दी है। जरा बात करते हैं, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मैं रश्मि लता। आज तो मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने शुभकामनाएं ली और उनको दी। आज कुछ विशेष बात नहीं हुई, क्योंकि आज साल का पहला दिन है, तो हम लोग भी बहुत खुश थे, उनसे मिले और वो शुभकामना दिए। काफी अच्छा लगा हम लोगों को। साल का पहला दिन था, मिजाज कैसा लगा सीएम का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे हमारे सीएम थे, बहुत अच्छे से हमारी बात हुई उनसे। ये आप बात जो कर रहे हैं, हमारी महागठबंधन की सरकार 2022 में बनी थी, अभी 23 में है, तो हम तो शुभकामना दे रहे हैं और ले रहे हैं, पूरे बिहार वासियों को शुभकामना दे रहे हैं और उनसे ले रहे हैं, तो यही काम मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।